Hello, hello. So, welcome back to IFRIS. This is Akash Sharma, and I hope you guys are doing great. I know it has been a long wait since our PT 365 lectures came out. तो जैसे कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी दैट आई कवर द मंथली मैगजीन्स एज वेल, तो आई हैव डिसाइडेड टू डू सो. वी विल बी स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ मे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर द डिले. मैं खुद बीमार चल रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन आई वाज बिजी विथ माय मेंटोरशिप ड्यूटीज. So I'm sorry I was not able to bring this lecture earlier, but here's the first part and I hope कि हम पॉलिटी जैसे कवर कर रहे हैं वैसे आगे भी सारे जो भी पार्ट्स रिमेनिंग है वो भी जल्दी कवर करेंगे. So that's it. Now you know about me. My name is Akash Sharma. I've gone through the drill 4 times. I am mentoring close to 200 students this year, and I'm here to help you break down the barriers and make UPSC a fun experience. So making UPSC fun again is the whole motto of IFRIS. Again a big announcement for all of you. आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि हम EMI ऑप्शंस लेके आए फॉर आवर मेंटोरशिप प्लान्स. सो वी हैव डन दैट एंड हियर दे आर. तो गेस व्हाट, द प्लान स्टार्ट एट एन इंस्टॉलमेंट रेट एज लो एज ₹230. सिर्फ 230 रुपए से हमारे प्लान स्टार्ट हो रहे हैं. तो करंटली वी हैव 3 प्लान्स. मेंस मार्गदर्शन 2023, प्रीलिम्स प्रतिज्ञा 2024, प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड आकांक्षा 2024. इनके फीचर्स और प्राइजेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा. सो दैट्स दैट. पॉलिटी के लिए जो हम अभी लेक्चर बना रहे हैं इसमें कैवियाट क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाईलाइटेड पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारी टेलीग्राम चैनल IFRIS पे. तो द डिस्क्रिप्शन विल बी अवेलेबल इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द पिन कमेंट. एंड जो लेक्चर है वो बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स. तो दैट्स दैट. सो लेट्स बिगिन लेक्चर ऑन द करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मे. एज यू नो हम लोग विजन की जो भी मैगजीन्स होती है उसको कवर करते हैं. एंड एज यू आर वेल अवेयर ये जो भी मैगजीन्स है दे आर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विजन. सो अ बिग शाउट आउट टू देम. सो लेट्स अस बिगिन दिस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला सेगमेंट है दैट इज फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस. फर्स्ट आर्टिकल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. तो उस पर जो ऑर्डिनेंस आया है उसकी हम बात करेंगे. तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज यू नो एक ऑर्डिनेंस लेके आए हैं फॉर द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली. इट इज कॉल्ड द GNCTD अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस. क्या है इस ऑर्डिनेंस की खास बात? तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया था, एक डिसीजन दिया था जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट को सारी पावर्स दी गई थी ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विच कम विद इन द स्टेट ऑफ दिल्ली. बट उस ऑर्डर को नलिफाई करते हुए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द मैटर. तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ द ऑर्डिनेंस वी विल सी कि ऑर्डिनेंस एक्चुअली होता क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज ऑर्डिनेंस. तो जो वर्ड ऑर्डिनेंस है वो कहां से आया हुआ है? तो इट इज बेसिकली अ लॉ दैट इज प्रोमulgated बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर. तो कोई भी लॉ है, कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है जहां पे लेजिस्लेचर का अप्रूवल ना लिया जाए उसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं. कहां से आई है ऑर्डिनेंस की सारी बात? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 एंड GOI एक्ट 1935. यहां से सारी चीजें निकली है. ऑर्डिनेंस इज लिस्टेड अंडर विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 123 के अंदर ऑर्डिनेंस का मेंशन आपको मिलेगा. आर्टिकल 2 और 3 वहां पे पावर ऑफ गवर्नर है उसकी बात कही जाएगी. तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 123, इसी को प्लस 89 अगर आप कर दोगे तो आर्टिकल 2 और 3 विच इज द पावर ऑफ गवर्नर ये आपको मिल जाएगा. सो इसके बाद हम देखते हैं प्रोमulgated ऑर्डिनेंसेस का क्या होता है. तो सेम लेजिस्लेटिव इफेक्ट होता है ऑलमोस्ट, बट सिर्फ एक डिफरेंस होता है दैट इज इट इज टेम्परेरी इन नेचर. बाकी सारी चीजें सेम है लाइक एन ऑर्डिनरी लॉ, बट ये एक टेम्परेरी नेचर का होता है. टेम्परेरी नेचर का मतलब an ordinance is valid only for 6 weeks from the date when the next session starts. जो भी पार्लियामेंट के हाउस का नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसके 6 वीक्स तक ये ऑर्डिनेंस फोर्स में रहता है, इन इफेक्ट रहता है. बट आफ्टर दैट जो भी अगर हाउसेस का डिसीजन होगा, फॉर एग्जांपल इफ दे पास द ऑर्डिनेंस देन इट विल कंटिन्यू और एल्स इट विल लैप्स. सो ये एक इसकी बात खास ध्यान में रखने वाली है. नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस में लैप्स अर्लियर इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर विथड्रॉज इट और बोथ हाउसेस पास रेजोल्यूशंस डिसअप्रूविंग इट. या तो हाउसेस ने डिसअप्रूव कर दिया या फिर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने खुद ही विड्रॉ कर लिया
तो उस केस में भी ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाएगा. Ordinance can only be issued on matters on which the parliament or the legislature can make laws. अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उस चीज पे लॉ नहीं बना सकती तो उस पर ऑर्डिनेंस भी पास नहीं कर सकती. हाउएवर एक स्पेशल केस आता है गवर्नर ऑफ अ स्टेट का. तो गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन द फॉलोइंग केसेस. क्या क्या केसेस हैं, कौन से केसेस में गवर्नर नहीं कर सकता, तो हम देखते हैं. फर्स्ट केस जो है, इट इज बिल्स दैट हैव सिमिलर प्रोविजंस require the approve for which would require the approval of president. For example, अगर कोई ऐसा बिल है जहां पे आपको प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी पड़े, है ना, सिमिलर प्रोविजंस है उस बिल के भी, तो ऐसे ऑर्डिनेंस को आप नहीं कर सकते. ठीक है, गवर्नर कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द रेफरेंस ऑफ प्रेसिडेंट इन सच ए केस. सेकंड कौन सा केस है जहां पे बिना रेफरेंस प्रेसिडेंट के नहीं कर सकते गवर्नर पास? सेकंड इज व्हेन दे हैव टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग सिमिलर प्रोविजंस फॉर द प्रेसिडेंट. अगर ऐसा कोई बिल है जहां पे सिमिलर अगर प्रोविजन रखे जाए तो आपको प्रेसिडेंट को जाके उनसे पास करवाना पड़ेगा, तो ऐसे केस में भी गवर्नर नहीं पास करवा सकते. लास्टली, इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट्स एसेंट. प्रेसिडेंट के एसेंट के बिना अगर आप कोई स्टेट का लॉ है वो इनवैलिड हो जाता विद सिमिलर प्रोविजंस, तो उसके लिए भी गवर्नर को पहले रेफरेंस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को. सो दीज आर द डिफरेंट सिनेरियोज इन विच इट फंक्शंस. नाउ लेट अस सी क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था. सबसे पहले 2023 में वर्डिक्ट आता है, उसमें क्या कहा गया था कि आर्टिकल 239 ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप लोग जाके इसको रेफर करो. ये दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड है आर्टिकल है, तो उसमें कौन से अमेंडमेंट से आया था ये आप लोगों को मुझे बताना है. तो आई नो द आंसर, बट यहां पे भी ये दिया हुआ आर्टिकल 239 69th अमेंडमेंट से आया था. तो एससी ने क्या रूल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी दिल्ली की, that has the legislative and the executive power over the services that are mentioned under entry 41 list 2 of the 7th schedule. तो 7th schedule में जो services का जो एक सेगमेंट है उसके अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होगी that will have the power. LG will be bound by the aid and advice of the COM, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी एडवाइस से बाउंड होगा, ये कहा गया था. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट आर द रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो आर्टिकल 239 AA एज आई टोल्ड यू 69th अमेंडमेंट से आया था 1991 में. उसने स्पेशल स्टेटस दिया था दिल्ली को बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालाकृष्णन कमेटी. इसमें क्या क्या प्रोवाइड किया गया था, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली को एक एडमिनिस्ट्रेटर दिया जाएगा एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी प्रोवाइडेड, ये कहा गया था. एंड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एलजी एंड हिज मिनिस्टर्स, एलजी शैल रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट, ये इसमें बात कही गई थी. नाउ ऑर्डिनेंस में क्या हाइलाइट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर्स टू लेजिस्लेट ओवर सर्विसेज. कोई भी सर्विसेज होगा उस पे ऑर्डिनेंस स्पेसिफाई करता है कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर नहीं होगी. इट विल नॉट हैव द पावर, एज यू कैन सी यहाँ पे मेंशन्ड, इट विल नॉट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ सर्विसेज. तो जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था सर्विसेज विल फॉल अंडर द एनसीटीडीडी गवर्नमेंट, यहाँ पे उस चीज को नलिफाई कर दिया एंड कह दिया कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कोई पावर नहीं होगी. Services include matters related to appointments and transfers of employees of the Delhi government. तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इनका अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर का पावर इनसे वापस ले लिया गया दिल्ली गवर्नमेंट से और दे दिया गया है फिर से एलजी के हाथों में. नेक्स्ट एक अथॉरिटी बनाई गई है विच इज कॉल्ड द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी. ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिकमेंडेशंस करेगी एलजी को रिगार्डिंग ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एंड अदर इंसिडेंटल मैटर्स. एनसीसीएसए विल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन इसके अंदर मेंबर्स होंगे, तो सीएम ऑफ दिल्ली इसके चेयरपर्सन होंगे, चीफ सेक्रेटरी जो होंगे एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे होम डिपार्टमेंट के, वो भी इसके मेंबर्स होंगे. तो बेसिकली 3 लोग इसके मेंबर्स हैं. अब इसी वजह से जो सीएम है दिल्ली के, वो इस बॉडी को काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिकॉज अ सीएम एक जिसका एक पावर होता है, एक रुतबा होता है, ही हैज बीन इक्वेटेड विद चीफ सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द होम डिपार्टमेंट. So which is why they are saying it's an unequal body. Why is it an unequal body? क्योंकि एक तरफ जो सीएम है could be of an opposition party, but जो चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको अपॉइंट करती है. तो बेसिकली द मैटर विल ऑलवेज बी इन द फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऑल मैटर्स विल बी डिसाइडेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ वोट्स. अगेन 2 people on one side, 1 person on the other side, तो 2:1 का रेशियो होगा. Central government will appoint both the principal secretary and the chief secretary. Now powers क्या होगी एलजी की, तो एलजी will act in his sole discretion. तो पूरा डिस्क्रिशन दिया जाएगा, discretionary powers दी जाएगी एलजी को. तो उनका discretionary रोल जो है उसको काफी बड़ा कर दिया है.
एंड पावर्स दी गई है टू अप्रूव द रिकमेंडेशंस ऑफ द अथॉरिटी. द एलजी's डिसीजन विल बी फाइनल इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. तो ये भी एक नया इसमें क्लॉज डाल दिया गया है कि अगर अथॉरिटी एंड एलजी के बीच में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो एलजी का डिसीजन विल बी फाइनल, है ना. तो पहली एज यू कैन सी देयर आर दिस इज काइंड ऑफ अ बॉडी जो कि ऑलरेडी काफी वन साइडेड लॉप साइडेड है, एंड उसमें भी अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो एलजी का ओपिनियन विल बी फाइनल. सो एज यू कैन सी दीज आर द सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द ऑर्डिनेंस. इसको पार्लियामेंट में भी अभी लेके पास करने की बात हो रही है. सो लेट अस सी हाउ इट गोज. कमिंग टू सम ऑफ द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस. तो आरसी कूपर केस एक ऑर्डिनेंस से रिलेटेड केस है जहां पे प्रेसिडेंट का डिसीजन कुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दैट इमीडिएट एक्शन वाज नॉट रिक्वायर्ड. तो इन लोगों ने क्या कहा था कि प्रेसिडेंट फॉर एग्जांपल अगर ऑर्डिनेंस लेके आते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट्स को लगता है कि इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कि लेजिस्लेचर को मतलब लेजिस्लेचर के लिए वेट कर सकते थे, इन दैट केस जो कोर्ट्स है दे कैन इंक्वायर इनटू द मैटर. नाउ लेट अस सी क्या क्या एक्चुअली बात हुई थी. तो फॉर एग्जांपल देयर इज एसआर बोम्मई केस, है ना, आरसी कूपर केस. इन दो केसेस में बात ये कही गई थी कि ऑर्डिनेंस इज जस्टिशिएबल इन नेचर. इसका मतलब क्या कि इस पे केसेस हो सकते हैं, इसको क्वेश्चन किया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ. तो दे कैन बी सब्जेक्ट टू ट्रायल इन लॉ. बट इसमें कहा गया था ओनली मैलिफाइड इंटेंट इज चेक्ड, नो क्वेश्चन ऑन विजडम ऑफ लॉ कैन बी रेज्ड. मतलब क्या ये ऑर्डिनेंसेस मैलिफाइड इन नेचर है, मतलब क्या ये कुछ बुरा करना चाहते हैं फॉर सिटीजनरी या फिर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बट विजडम ऑफ लॉ नहीं चेक किया जाएगा, है ना, कि क्या वाइज डिसीजन था या नहीं, ये नहीं चेक करेंगे. हम सिर्फ ये देखेंगे वेदर इट इज बाय गुड इंटेंट विच इज बोनाफाइड इंटेंट या फिर इट इज ऑफ मैलिफाइड इंटेंट. दैट इज इट. सेकेंड चीज है डीसी वाधवा केस. इसमें कहा गया था रीप्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर. इनको कहा गया था फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. लास्ट केस आता है कृष्ण कुमार केस. इसमें जो आरसी कूपर में हमको एक क्रिटिसिज्म फेस करने को मिलता है विच इज कि विजडम ऑफ लॉ चेक नहीं किया जा सकता. क्यों नहीं किया जा सकता? जब आपके पार्लियामेंट के लॉज है उनको भी जुडिशरी ओवरटर्न कर सकती है बिकॉज उनका भी विजडम चेक किया जाता है ना बेसिकली. देन व्हाई इज इट नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्डिनेंसेस? जबकि वहां पे तो एज यू कैन सी पार्लियामेंट में इट इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ ऑल द लेजिस्लेटर्स, बट ऑर्डिनेंस में तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से लॉ लेके आ रहे हैं. तो यहां पे कृष्ण कुमार केस में यही कहा गया विजडम कैन बी क्वेश्चन इन कोर्ट ऑफ लॉ. ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका क्वेश्चन ना किया जाए. सो अगेन दिस वाज दिस इज द ब्रीफ लीगल हिस्ट्री ऑफ ऑर्डिनेंसेस. तो दिस यू शुड नो. कमिंग टू व्हाट आर द इश्यूज एसोसिएटेड विथ ऑर्डिनेंस मेकिंग. तो सबसे पहली चीज क्या है इसमें, तो हम देखते हैं. फर्स्ट है कि इसमें बहुत ओवर यूज का चांसेस बढ़ गए हैं, है ना. सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि ओवर यूज बहुत हो गया है. फॉर्मुलेट लॉज इन इमरजेंसी सिचुएशन और व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन. तो एज इफ आई रिमेंबर देयर आर ऑलमोस्ट 668 ऑर्डिनेंसेस जो पास हुए थे बिटवीन आई थिंक इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 10 ऑर्डिनेंसेस एवरी ईयर सिंस 1947. तो 1947 इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक हर साल कम से कम 10 ऑर्डिनेंसेस पास हुए. सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट भी जाता है क्योंकि यहां पे एग्जीक्यूटिव के पास पावर आ जाती है टू मेक लॉज. लैक ऑफ क्लैरिटी. तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा क्या इमरजेंसी है या क्या नेसेसिटी है, ये बहुत ही वेग टर्म्स है ना. तो ये हमें नहीं पता चल सकता कि ये एक्चुअली सही है या नहीं, विच इज वाई देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी एंड विच इज वाई ऑर्डिनेंस पावर कैन बी मिसयूज्ड. अकाउंटेबिलिटी. कोई भी लॉ बनाने का काम है ना, वो तो लेजिस्लेचर का होना चाहिए. जब कोई एग्जीक्यूटिव विंग लॉज बनाने लग जाए तो एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी है ना, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी है, वो बाईपास हो गई है. एंड दैट इज व्हाई इट हैम्पर्स द बेसिक फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. सेंटर स्टेट रिलेशंस. तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हैज ऑफन एक्टेड एज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. कभी भी सेंटर स्टेट रिलेशन में फेडरलिज्म को भी ये अफेक्ट करता है. कमिंग टू द कंक्लूजन. तो कंक्लूजन आप क्या लिख सकते हो, उससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली आप इसमें वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो. वे फॉरवर्ड में आप दो सजेशन दे सकते हो. एक, दैट दे शुड कन्वीन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 वीक ऑफ प्रोमलगेटिंग एन ऑर्डिनेंस. एक हफ्ते में ले आओ, जो भी एक हफ्ता है उसके अंदर पार्लियामेंट का सेशन वापस ले आओ एंड फिर जस्ट पास इट एज अ लॉ. तो वो एक लीगल मेथड हो जाएगा, एक एक्चुअली एथिकल भी मेथड हो जाएगा.
Second, concept of separation of powers and checks and balances must be respected by one and all. So this is another suggestion which you can put in your way forward. Now what is the conclusion? सबसे पहले तो जो टर्म्स हमने ऊपर देखी है ना, इमरजेंसी सिचुएशन, नेसेसिटी, इन सबको डिफाइन करो जिससे इसका मिसयूज ना हो, टू प्रिवेंट द मिसयूज. सेकंड, एग्जीक्यूटिव को खुद को समझना चाहिए कि देयर शुड बी सम सेल्फ रिस्ट्रेन. ये नहीं है कि हर चीज पे आप ऑर्डिनेंस लेके आ जाओ. दे शुड यूज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वेरी स्पेरिंगली so as to prevent its misuse. Topic which is the Model Prisons Act 2023. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली एक मॉडल प्रिजन्स एक्ट का डॉक्यूमेंट तैयार करके एक एक्ट तैयार किया है which will replace the Prisons Act of 1894. तो इट्स अ प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन जिसको अभी हम रिप्लेस करने की सोच रहे हैं. Prisons Act 1894 क्या था? फर्स्ट लेजिस्लेशन था that governed the management and administration of prisons in India. तो ये फर्स्ट हमारा एक्ट था. कौन लेके आया था? तो रिकमेंडेशंस थी प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी की विच वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड मैकेले. इसने प्रिजन को डिफाइन किया था, प्रिजनर्स के एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, विजिट्स, इन सब चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करी थी. एंड एमएचए ने इसमें बहुत सारी अभी रिसेंटली शॉर्ट कमिंग्स देखी थी एक्ट में, एंड इसके लिए ही ये नया मॉडल प्रिजन एक्ट लेके आए हैं. अब एक खास बात ये है कि आरपीए विच इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ये प्रोहिबिट करता है कोई भी प्रिजन में, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कन्फाइंड है, कोई भी कैदी है जो कि प्रिजनर है या प्रिजन में है, तो वो वोट नहीं कर सकता. सो बेसिकली इट्स अ लीगल राइट टू वोट. वोटिंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. तो इसमें भी यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं. सो ये भी एक इशू है. दिस इंक्लूड्स इनकार्सरेटेड प्रिजनर्स एज वेल एज अंडर ट्रायल्स. तो जो कन्विक्टेड नहीं भी है वो भी वोट नहीं कर सकते. नाउ कमिंग टू कि ये एक्ट जो है वो कौन इसका ड्राफ्ट बनाया, किसने किया, तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, BPRND. तो इन लोगों ने इस चीज का ड्राफ्ट किया है. BPRND के बारे में दो तीन चीजें देख लो, यहाँ पे मैंने बॉक्स में मेंशन करी है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है. इट रिप्लेस द पुलिस रिसर्च एंड एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 1966 क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स करना था. अब जो भी 1995 में गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसाइड किया था कि जो भी इश्यूज होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के रिलेटेड टू प्रिजन, उसको BPRND को दिया जाएगा. तो प्रिजन रिफॉर्म्स भी इनके अंडर आ गया. एंड नेशनल पुलिस मिशन जो है वो भी BPRND के अंडर आता है. सो दीज आर सम ऑफ द क्रूशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू BPRND. नाउ कमिंग टू व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से. तो प्रिजन्स एंड पर्सन डिटेन्ड देयरिन ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रिजन्स एंड पर्सन्स जो प्रिजनर्स होते हैं उनके रिलेटेड जो राइट्स और चीजें हैं वो स्टेट डिसाइड करेगा. नाउ दिस मींस दैट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रिजन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन सोलली वेस्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट. अब यूपीएससी आपको यहाँ पे सोलली शब्द या फिर ओनली शब्द डाल के कंफ्यूज कर सकता है और हमको लगेगा कि नहीं यार थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल होता होगा या कुछ होता होगा. जवाब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो डू रिमेंबर दिस, ठीक है. बट ये मॉडल एक्ट क्यों लाया गया है? जिससे इट सर्व्स एज अ गाइडिंग डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट्स. सो दैट इज द होल आइडिया बिहाइंड इट. नाउ नीड फॉर रिफॉर्मिंग द एक्ट. तो पहले तो कॉलोनियल हैंगओवर है ना. अभी तक हम 1894 का जो भी है तब का 1894 का जो एक्ट है उसको लेके अभी तक बैठे हुए हैं. तो ये कॉलोनियल हैंगओवर ही है और क्या है. तो इट वाज सेट अप बाय द ब्रिटिश टू सब्जुगेट पॉलिटिकल प्रिजनर्स. तो उस टाइम पे जो भी इंडिपेंडेंस के प्रिजनर्स थे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, उनको सब्जुगेट करने के लिए तो बनाया गया था. तो वहां पे तो विपिंग और पता नहीं क्या क्या चीजें भी कही गई है ना. तो ये अब इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक नेशन, वहां पे ये सब चीजों का कोई कोई अभी इसका सेंस नहीं बनता. नेक्स्ट, टू मेक प्रिजन्स रिफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस. तो प्रिजन्स एक्ट 1894 फोकस्ड ऑन कीपिंग क्रिमिनल्स इन कस्टडी एंड एनफोर्सिंग डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन प्रिजन्स, लीविंग नो प्रोविजन फॉर रिफॉर्म, रिहैबिलिटेशन और प्रिजनर्स. तो अभी जो प्रिजन्स है दे हैव बिकम रिफॉर्मेटिव एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस. पहले जैसा समय नहीं रहा कि यहाँ पे इनको सिर्फ बंद करने के लिए या डिसिप्लिन करने के लिए रखा जाए. अब इनको यहाँ पे करेक्शनल वे में रखा जाता है कि इनका बिहेवियर सुधरे. फॉर बेटर लिविंग फैसिलिटीज ऑफ प्रिजनर्स, अभी जेल्स को थोड़ा मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकली एडेप्ट बनाने की जरूरत है जिससे ये बेटर फंक्शन करे. किलिंग्स एंड वायलेंस विद इन प्रिजन्स, देयर हैव बीन इंसिडेंट्स ऑफ किलिंग्स एंड बहुत सारे प्रिजन किलिंग्स हुई है इन रिसेंट टाइम्स. एंड इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है विच इज कॉल्ड सिंघम सिंड्रोम. तो सिंघम मूवी जो आई थी वहां पे ग्लोरीफाई किया गया था पुलिस वायलेंस को, तो इट इज कॉल्ड सिंघम सिंड्रोम.
तो दिस कैन बी यूज्ड इन योर सोसाइटी, और यू नो अगर इस पे पॉलिटी में भी क्वेश्चन आता है ऑन प्रिजन्स, तो यू कैन यूज दिस कीवर्ड. तो these are some of the issues related to this particular thing. Other issues which are faced by prisons, उससे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया है. तो बेसिकली थोड़ा डेटा यहाँ पे है मेंशन्ड. एक तो 151 people died in police custody in the year 2021 according to NHRC, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके हिसाब से. And 1569 deaths were in judicial custody were recorded in year 2020. तो 1569 people died in judicial custody in according to NHRC. Now what are some of the other issues faced by prisons? तो high amount of under trials. तो prison statistics जो है इंडिया की वो बताती है 77% of jail inmates are under trials. तो ये लोग तो अभी तक कन्विक्ट भी नहीं हुए, ऐसे 77% लोग हैं. इसमें भी इफ यू एक्चुअली सी तो आपको समझ आएगा कि बहुत आई थिंक क्लोज टू 40% आर फ्रॉम द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी से या फिर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से अंडर ट्रायल्स आते हैं. तो इट इज अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम. फिर हाई ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ प्रिजन्स. तो देयर वर अ टोटल ऑफ 5,54,000 पीपल इन प्रिजन्स अक्रॉस इंडिया एंड प्रिजन्स इन दिल्ली हैड एन ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ 183%. तो ऑलमोस्ट 183% का ऑक्यूपेंसी रेट था when it comes to prisons. Now difficulty in obtaining bail, बहुत सारा bail लेने में भी difficulty हो जाती है. This is again a difficult thing. Vacancies in prison officials, तो बहुत सारे 60% of the officer positions were vacant. ये भी देखा गया in states like उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना. Unnatural deaths in prisons, हमने ऊपर देखा ही कि कितनी सारी deaths हो रही है, and 185 unnatural deaths हुई है in 2021 according to prison statistics of India. Now what proposals are made under the Model Prisons Act, ये देखते हैं. पहला ये लोग चाहते हैं कि गुड कंडक्ट जो हो वो प्रिजनर्स में एंकरेज हो. तो बहुत सारे प्रोविजंस लेके आए फॉर पेरोल, फर्लो, रेमिशन, है ना. Now what are these terms? क्या होता है पेरोल, क्या होता है रेमिशन, क्या होता है फर्लो. तो एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण साई केस. एज यू नो देयर वाज वन रिलीजियस लीडर, तो उन्हीं के ये सन थे. तो इसमें जो स्पेसिफिक चीजें वो यहाँ पे मेंशन करी गई थी. मेन डिफरेंस वाज अनलाइक पेरोल विच इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक कॉज, फर्लॉ कैन बी ग्रांटेड फॉर एनी रीजन, है ना. पेरोल में क्या होगा, स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए टू बी ग्रांटेड. फर्लॉ में क्या है, वो कोई भी रीजन के लिए ग्रांट किया जा सकता है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हैव बीन सर्व्ड बाय दैट पर्सन इन प्रिजन. अगर वो प्रिजनर ने थोड़े साल गुजार लिए उसके बाद उसको फर्लॉ मिल सकता है कोई भी रीजन से, जबकि पेरोल में इट हैज टू बी फॉर अ स्पेसिफिक कॉज. प्रोसेस क्या होता है फॉर पेरोल एंड फर्लॉ. तो प्रिजनर जो होता है वो जेल सुपरिटेंडेंट से रिक्वेस्ट करता है, ही सेंड्स देम बेसिकली रिक्वेस्ट लेटर. उसके बाद वो जो लेटर है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम स्टेट को वो लोग भेजते हैं, जो जेल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो. एंड उसके बाद आपका जो भी मिनिस्ट्री होती है दे अलाउ यू और डिसअलाउ योर रिक्वेस्ट फॉर पेरोल. देयर इज नो एब्सोल्यूट लीगल राइट. कोई एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है कि आप मांगोगे तो आपको मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, रियली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. फर्लॉ कब मिलता है, आफ्टर 5 years. प्रोबेशन क्या है, आफ्टर 2 years. तो पेरोल क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अनकंडीशनल रिलीज ऑफ अ प्रिजनर. ठीक है, इट इज अ कंडीशनल रिलीज. तो एक कंडीशनल रिलीज अगर होती है प्रिजनर की विद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पेरोल. फर्लॉ क्या है, इट इज गिवन इन केसेस ऑफ लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट. अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म का इम्प्रिजनमेंट है तो फर्लॉ मिल जाता है. पीरियड ऑफ फर्लॉ ग्रांटेड टू अ प्रिजनर इज ट्रीटेड एज रेमिशन व्हिच मींस रिडक्शन. बेल मींस प्रोक्योरमेंट ऑफ रिलीज फ्रॉम प्रिजन ऑफ अ पर्सन अवेटिंग ट्रायल और एन अपील. रिफॉर्मेशन एंड रिहैबिलिटेशन का क्या सीन है. तो बेसिकली यहाँ पे ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि मॉडल प्रिजन एक्ट से रिफॉर्म एंड रिहैबिलिटेशन की तरफ जाए. एज यू नो इवन एरिस्टोटल हैज सेड, है ना, इन सम ऑफ हिज राइटिंग्स की रिफॉर्मेटिव जस्टिस इज मच बेटर देन अदर काइंड्स ऑफ जस्टिस. तो दिस इज नॉट जस्ट पीपल, इवन फिलोसफर्स हैव टॉक्ड अबाउट दिस. तो इनमें यही बात कही एटीट्यूडनल चेंज आए प्रिजनर्स को लेके. हमारी सोसाइटी में बहुत ही खराब एटीट्यूड होता है अगर कोई एक्स प्रिजनर है तो. सिमिलरली वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीजों पे भी वर्क किया जाए. इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमने देखे हैं. तो कहाँ देखे हैं, तो बेसिकली किरण बेदी जो आईपीएस ऑफिसर थी, है ना, देन शी लेटर सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. तो वहां पे जब वो आईपीएस थी तो शी वाज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर तिहाड़ जेल
इन वन ऑफ आवर पोस्टिंग्स, एंड वहां पे उन्होंने विपासना मेडिटेशन ट्रेनिंग करवाई थी. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रिफॉर्मेटिव जस्टिस. सेकंड, राजस्थान में ओपन प्रिजन्स है ना. यू कैन जस्ट, मतलब ओपन प्रिजन्स में ये होता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं दे आर रिलेटिवली फ्री कंपेयर टू बस वो 4 वॉल्स के अंदर रहे, वैसे नहीं होता. दे कैन गो फॉर वर्क, दे कैन डू देयर एवरीडे जॉब, बस उनको रात को आके रिपोर्ट करना होता है. दैट्स द काइंड ऑफ ओपन प्रिजन वाला चीज. फिर फॉर बेटर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेपरेट अकोमोडेशन हो वुमेन के लिए, ये सब बातें कही गई है, टेक्नोलॉजी का यूज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ दिस इज इट. बाकी सजेशन क्या है टू रिफॉर्म प्रिजन्स? तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 ब्रॉड प्रिंसिपल दिए. आई डोंट थिंक यू आर रिक्वायर्ड टू लर्न देम बाय हार्ट. बस इसको एक बार देख लेना क्या क्या है. कि पर्सन इन प्रिजन शुड नॉट बिकम अ नॉन पर्सन, मतलब सोसाइटी में उसकी वैल्यू रहे, उसको डिग्रेड ना किया जाए, है ना. ही शुड बी ट्रीटेड एज अ ह्यूमन. पर्सन इन प्रिजन इज एंटाइटल्ड टू ऑल ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो. Thirdly, there is no justification for aggravating the suffering already inherent in the process of incarceration. कोई ऑलरेडी जेल में बंद है तो वो ऑलरेडी ह्यूमिलिएट हो चुका है, उसको और ह्यूमिलिएट करके उसको और सफरिंग देने से कोई फायदा नहीं है. Easier bail provisions हो. Section 436A of the CRPC कहता है कि अगर if they have gone detention for half as much as the time of the maximum period, उसके बाद they are entitled to be released on bail. ठीक है. तो अगर आपने अपना जो भी सेंटेंस है उसका हाफ कर लिया, जो मैक्सिमम सेंटेंस है उसका हाफ आपने ऑलरेडी जेल में बिता दिया है टाइम, तो उसके बाद यू कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल विद और विदाउट श्योरिटी. थर्ड पॉइंट है फास्टर डिस्पोजल ऑफ बेल केसेस. तो हुसैन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्सपेडिशियस डिस्पोजल होना चाहिए बेल एप्लीकेशंस का, विद द प्रिंसिपल ऑफ बेल बीइंग द नॉर्म एंड जेल बीइंग द एक्सेप्शन. ठीक है, मतलब बेल को मान के चलो कि ये तो नॉर्म है एंड जेल जो है वो एक्सेप्शन होना चाहिए. बट एज यू नो, ये खाली कहने की बात है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे नहीं होता. मतलब इन प्रैक्टिकल लाइफ जेल में ही लोग काफी सालों तक सड़ते रहते हैं और दैट. इट्स अ वेरी ग्रॉस टर्म टू यूज, बट दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ. लास्टली, मुल्ला कमेटी. तो मुल्ला कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस A.N. मुल्ला 1980 में सेटअप करी गई थी कमेटी. उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए थे. तो दिस शुड बी यूज्ड इन एनी ऑफ योर मेंस आंसर. तो पहली चीज क्या कही गई थी कि जो प्रिजन स्टाफ है उनको प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए इन डिफरेंट कैडर्स. तो एक ऑल इंडिया सर्विस एस्टैब्लिश करी जाए फॉर इंडियन प्रिजन्स. उसके बाद आफ्टर केयर, रिहैबिलिटेशन, प्रोबेशन शुड बी मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिजन सर्विस. देन जो प्रेस एंड पब्लिक है दे शुड बी अलाउड इनसाइड प्रिजन्स, जिससे क्या होगा, एक अकाउंटेबिलिटी रहेगी वहां के प्रिजन स्टाफ की. एंड करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस जो भी होंगे वो उसको पीरियडिकली जाके विजिट करेंगे. अंडर ट्रायल्स जो होंगे जेल्स में, दे शुड बी रिड्यूस टू अ बेयर मिनिमम एंड दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम कन्विक्ट्स, है ना. अंडर ट्रायल्स कौन है? जो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए, तो उनको ज्यादा जेल में रखने का कोई फायदा नहीं है. उनके लिए सेपरेट जेल करो विच आर अवे फ्रॉम कन्विक्ट्स. व्हाट आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन फॉर प्रिजन रिफॉर्म्स? तो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 में लाया गया था, बट उसको सिर्फ 11 स्टेट्स एंड यूटीज ने ही अडॉप्ट किया था. तो अगेन अ प्रॉब्लम. ओपन प्रिजन्स मैंने आपको बता ही दिया. इट इज अ एस्टैब्लिशमेंट जहां पे प्रिजनर्स सर्व द सेंटेंस विद मिनिमल सुपरविजन. वहां पे उनको कोई देख दिखाने के लिए हमेशा कोई नहीं लगा रहता. दे आर नॉट लॉक्ड अप इन प्रिजन सेल्स. एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू, इट्स इन राजस्थान. तो ये एक रिफॉर्मेटिव प्रैक्टिस है. एंड लास्टली, ओपन प्रिजन्स नीड 92% लेस स्टाफ देन क्लोज्ड जेल्स. यहाँ पे 92% लेस स्टाफ रिक्वायर्ड होता है देन क्लोज्ड जेल्स. तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग. द न्यूज ऑन विप. तो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी शिवसेना केस में, उन लोगों ने रूल किया है द पावर टू अपॉइंट अ विप एंड अ लीडर रेस्ट्स विद द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी. इसका क्या मतलब है? तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द एक्चुअल एग्जांपल. तो बेसिकली शिवसेना जो थी, इट्स अ पार्टी जहां पे अभी 2 फैक्शंस हो गए हैं. वन इज उद्धव ठाकरे शिवसेना एंड द अदर इज CM शिंदे सेना, है ना. तो क्या हुआ था, मिस्टर शिंदे वाज द लीडर ऑफ द पार्टी इन द हाउस which is the legislature में. शिंदे साहब ही लीडर थे. But when he broke apart from the party, what the Uddhav Sena did is they said कि हमारा जो लीडर है that is some other person X for example. So they said this person is the leader of the house. But शिंदे सेना claimed कि नहीं, अभी भी Mr. Shinde is the leader of the house and which is why he will be, for example, he will decide the future course of action of the party. तो एक हो गई लेजिस्लेचर पार्टी. For example, Shinde Sena could be said as the legislature party because it held the majority in the legislature. But जो political party है वो तो अभी भी UBT के अंदर आती थी, है ना, उद्धव ठाकरे के अंदर
ये पॉलिटिकल पार्टी उनके अंडर आती है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या कहा कि शिवसेना केस में जो पावर है टू अपॉइंट अ विप एंड अ लीडर, इट रेस्ट्स विद द पॉलिटिकल पार्टी एंड नॉट द लेजिस्लेचर पार्टी। तो दिस इज नॉट जस्ट फॉर द केस ऑफ शिवसेना बट फॉर एनी अदर केस, पॉलिटिकल पार्टी जो होगी ना उसके पास पावर होगा टू अपॉइंट द विप एंड द लीडर। की ऑब्जर्वेशंस क्या कही गई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में? तो अपॉइंटमेंट ऑफ विप, तो स्पीकर मस्ट रिकॉग्नाइज द विप एंड द लीडर ऑथोराइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कंडक्टिंग एन इंक्वायरी। तो पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके बेसिस पे होगा। ये नहीं है कि किसी ने आज अलग अपना फैक्शन बना लिया तो वो लीडर हो गए, ऐसे नहीं होगा। जो स्पीकर होगा दे मस्ट हैव कंडक्टेड एन इंक्वायरी इनटू द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट थिंग्स, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक्चुअल लीडर कौन है ना, और उसको एक्चुअली विप कौन है। अलाउइंग द लेजिस्लेटिव विंग टू एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। स्पीकर टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन, तो स्पीकर जो है दे विल डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन एज पर द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स इन लॉ एंड दिस शुड बी डन बाय द स्पीकर अंडर द 10th शेड्यूल। दूसरी चीज क्या है कि इट शुड बी डन इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ये नहीं है कि आप कितने भी दिन बैठे रहो इस चीज पे, स्पीकर शुड ऑल्सो मेक अ डिसीजन इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, इट शुड बी डन इन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम। ये नहीं है कि बहुत टाइम इसमें लगा दो। MLAs have the right to participate in proceedings of the House regardless of the pendency of any petitions for disqualification. तो MLAs के पास right है to participate in the proceedings of the House regardless of the pendency of petitions. तो हो सकता है कि स्पीकर के पास इस पर्टिकुलर MP का या MLA का अभी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल केस कि whether they should be disqualified or not, but they can still very much attend the legislature meetings and can vote as per their right. फ्लोर टेस्ट क्या है? तो फ्लोर टेस्ट में ये कहा गया कि फ्लोर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड बाय द गवर्नर ओनली ऑन ऑब्टेनिंग ऑब्जेक्टिव मटेरियल टू शो दैट द इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। मतलब स्पीकर को अगर लगता है कि दिस पर्टिकुलर पार्टी ए हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तभी जाके ये बोल सकते हैं कि एक पूरी मीटिंग यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाए जहां पे गवर्नर बोले कि इस मीटिंग को फ्लोर टेस्ट को कंडक्ट करवाओ। अगर लगता है कि फॉर एग्जाम्पल पार्टी ए हैज नॉट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, तो फिर जरूरत नहीं है फ्लोर टेस्ट करवाने की। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। व्हाट अबाउट विप इन इंडिया? तो विप क्या होता है? तो एज यू नो वो एक रिटन ऑर्डर जो होता है वो मेंबर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस उनको एक रिटन ऑर्डर दे देते हैं जिसके हिसाब से द पार्टी हैज टू वोट या फिर हैज अ सर्टेन स्टैंड ऑन द इशू। ऑल पार्टीज कैन इशू विप्स टू द मेंबर्स। पार्टीज अपॉइंट अ सीनियर मेंबर फॉर डूइंग सो and this member is called the chief whip and they might or might not be assisted by additional whips. Coming to article 142, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि it can grant divorce directly to couples under article 142. तो article 142 क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए। तो article 142 पहले आता है। article 142 provides supreme court power to do complete justice between parties. complete justice का मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लॉ है वो उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है कोई एक पर्टिकुलर चीज को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको ओवरराइड करके कंप्लीट जस्टिस करे उस पार्टी को। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इट कैन डायरेक्टली ग्रांट डिवोर्स इन केसेस वेयर मैरिज हैज इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन। अगर ऐसी कोई शादी है जहां पे द हस्बैंड एंड द वाइफ डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैरिज, देन The Supreme Court can dispense with the period जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनको मिनिमम ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम ऑफ 18 months, यहां पे जैसे उन्होंने फाइल किया फॉर डिवोर्स उसके कम से कम 6 months एंड मैक्सिमम 18 months वेट करना पड़ेगा फॉर फाइलिंग द सेकेंड मोशन कि हमको डिवोर्स चाहिए, उसका कंफर्मेशन सेकेंड टाइम आप दो, उसके पहले कम से कम 6 से 18 महीने आप उसमें वापस एक बार रिकंसाइल करने का ट्राई करो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला जहां पे इररिट्रीवेबली ब्रोकन डाउन है, मतलब आपको ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि दोनों साथ में आना चाहते हैं, ऐसी मैरिजेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो पीरियड है उसको डिस्पेंस कर दिया है। मतलब देयर इज नो नीड फॉर वेटिंग फॉर 6 to 18 months. However, Supreme Court has clearly stated that the grant of divorce on ground of irretrievable breakdown of marriage is not a matter of right but of discretion. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है वेदर दे वांट टू अलाउ दैट डिवोर्स और नॉट। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी आके उसको मैटर ऑफ राइट जैसे मान ले कि नहीं हमारा अभी 6 to 18 months माफ कर दो,
ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा वेदर दे वांट टू गो अहेड विद इट और नॉट. नाउ व्हाइल पावर्स अंडर आर्टिकल 142 आर स्वीपिंग इन नेचर, सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्कोप डिफाइन किया हुआ है ना. ऐसे तो हम कंप्लीट जस्टिस के नाम पे कुछ भी बोल देंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता. तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ही इसका स्कोप डिफाइन किया हुआ है. तो व्हाट आर द केसेस? तो प्रेमचंद गर्ग केस, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. तो इसमें ये सारी चीजें दी हुई है. यू कैन जस्ट गो अबाउट रीडिंग इट, दिस नॉट सुपर इंपॉर्टेंट बट इट्स जस्ट मेंशन्ड हियर. क्रिटिसिज्म क्या है आर्टिकल 142 का? तो स्वीपिंग नेचर ऑफ दीज पावर्स आर आर्बिट्ररी एंड एम्बिगुअस, है ना. स्वीपिंग नेचर है तो इसकी वजह से आर्बिट्ररी हो सकता है, एम्बिगुअस हो सकता है. सेकंड है कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, अगेन आर्बिट्ररीनेस का ही पॉइंट है ये. वायोलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अगर कोई भी लॉ है लेजिस्लेचर ने कलेक्टिव विजडम से बनाया है और उसको आप ओवरराइड कर देते हो जस्ट बाय सेइंग दैट यू आर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, तो दैट इज नॉट राइट, है ना. इट्स नॉट इन द राइट स्पिरिट. तो वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्पिरिट है आर्टिकल 50 के अंदर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया है कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. जो भी डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है दैट फॉल्स अंडर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. तो क्या कहा गया? तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सर्टेन प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए गए कि इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी is equally a part of basic structure of the constitution as it is for the upper judiciary, higher judiciary. Integration in terms of pay, pension and other service conditions between district judiciary, higher judiciary and supreme court. तो उसमें भी पे, पेंशन, ये सब चीजें भी कनेक्टेड होनी चाहिए, इन सबकी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए. सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए. जो ऑफिसर्स है जुडिशरी के, लोअर जुडिशरी के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, दे शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम द स्टाफ ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स. तो इनका थोड़ा सेपरेशन होना चाहिए, अलग से इनको ट्रीट किया जाना चाहिए. नाउ व्हाट अबाउट द डिफरेंट थिंग्स? तो देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन डेजिग्नेशंस एंड सर्विस कंडीशंस. अगर एक यूनिफाइड जुडिशरी हम लेके चल रहे हैं तो सर्विस कंडीशंस भी जजेस की एक स्टेट की दे शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ जजेस फ्रॉम अदर स्टेट्स. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुजरात के जजेस की कुछ अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, दिल्ली के अलग है, नहीं. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का यूनिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए. तो अब थोड़ा डेटा देखते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है दे हैंडल नियरली 11 लाख केसेस एवरी सिंगल डे. तो दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर. अब आप मुझे बताओ इंडिया में टोटल पेंडिंग केसेस कितने हैं विद द सुप्रीम कोर्ट, देन टेल मी द एंटायर नंबर फॉर बोथ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, jurisdiction and nomenclature of subordinate judiciary are laid down by the states. They differ slightly from the state to state. ये भी डिफर करता है स्टेट से स्टेट में. Appointment, posting and promotion of district judges are made by the governor of the state in consultation with the high court. तो it is done with the high court in mind. इसका appointment, posting and promotion जो होता है गवर्नर करते हैं with the consultation of high court. ठीक है. तो ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है. हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कोर्ट है, उसमें सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है. तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट जज का कोर्ट आता है, यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट आ जाता है. क्रिमिनल में इट्स ऑब्वियसली चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सिविल में इट इज सबऑर्डिनेट जज. देन यू हैव मुंसिफ्स कोर्ट, यू हैव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट. रिक्यूजल बाय जजेस. रिक्यूजल क्या होता है? कोई भी जज अगर रिफ्यूज कर दे कि हमको उस पर्टिकुलर केस को नहीं सुनना, दैट इज कॉल्ड रिक्यूजल. तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने रिफ्यूज टू रिक्यूज हिमसेल्फ, मतलब उन्होंने मना कर दिया खुद को रिक्यूज करने से बाय फ्रॉम हियरिंग अ प्ली बाय अ फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर. तो कब कब रिक्यूज करते हैं जजेस खुद को? व्हेनेवर देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तब जाके कोई जज जो है वो खुद को विड्रॉ कर सकता है फ्रॉम अ केस. नाउ व्हाट आर द की प्रिंसिपल्स फॉर रिक्यूजल? तो देयर इज दिस नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा. आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट इसका सिंपल मतलब यह है कि नो पर्सन शैल बी अ जज इन देयर ओन केस. वो अपने ही केस में खुद जज बन के नहीं बैठ सकते. दिस इज द एंटायर आइडिया बिहाइंड इट. तो अगेन दिस इज वन की प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. सेकंड, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो बी सीन टू बी डन, है ना. तो अगेन इट शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो सीन टू बी डन. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप जज हो, इवन दो यू माइट बी डिलीवरिंग द राइट वर्डिक्ट, बट अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो ऐसा लगेगा बाहर वाले लोगों को कि जस्टिस हैज नॉट बीन डन. तो इट शुड बी डन बट ऑल्सो मस्ट बी सीन टू बी डन. सो इसको आप एथिक्स के स्टडीज में काफी अच्छे से यूज कर सकते हो टू जस्टिफाई योर पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट, इंडिया हैज नो कोडिफाइड रूल्स गवर्निंग रिक्यूजल्स. कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं है. इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज वेदर दे वांट टू रिक्यूज देमसेल्व्स और नॉट.
अगर कोई जज रिक्यूज करता है खुद को तो वो जो केस होता है इट इज लिस्टेड बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर अलॉटमेंट टू एन ऑल्टरनेट बेंच। तो चीफ जस्टिस फिर डिसाइड करते हैं कौन सी बेंच को वो केस देना है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रिक्यूजल क्या है, तो रंजीत ठाकुर केस, शिवानंद पाठक केस, इनमें इस चीज को बात कही गई है। आई डोंट थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट। काइंड ऑफ रिक्यूजल्स ऑटोमेटिक, जब जज खुद ही विड्रॉ कर ले फ्रॉम द केस, या सेकंड होता है कि जब कोई पार्टी बोलती है कि इस पर्टिकुलर केस में इन जज को नहीं बैठना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल इंटरेस्ट। ई गवर्न स्टेट, तो कौन सा अभी फर्स्ट ई गवर्न स्टेट आया इंडिया में, तो केरला हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट। ई गवर्नेंस का मतलब हमें पता ही है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से हो, आईसीटी टेक्नोलॉजी का यूज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए केरला ने टू बिकम एन ई गवर्न स्टेट, तो केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, ई सेवनम करके एक सिंगल पोर्टल है जहां पे 900 पब्लिक सर्विसेज तालुका लेवल तक डिफाइंड है। तो दिस इज अगेन कैन बी यूज्ड इन एथिक्स एज वेल एज गवर्नेंस टू जस्टिफाई ई गवर्नेंस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत पीछे आया है, 161 आया है आउट ऑफ 180। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क का टॉप 3 पोजीशंस है। कौन इसको रिलीज करता है बस इतना पता होना चाहिए, पेरिस बेस्ड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करती है। इंटरनेट शटडाउन पे सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड नोटिस सीकिंग द कंप्लायंस ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू जजमेंट इन अनुराधा भासीन केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो अनुराधा भासीन केस में हम लोगों ने गाइडलाइंस इश्यू करी थी उसको फॉलो करो, इसके लिए कंप्लाई करो, इसके लिए इन लोगों ने नोटिस जारी किया है। तो क्या था अनुराधा भासीन केस, तो 2020 में ये केस आया था बिकॉज जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा ऑफ कर दी थी बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। तो उस टाइम पे सस्पेंशन ऑफ जो भी मोबाइल लैंडलाइन इंटरनेट सर्विसेज हुआ था उसके रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो लगे थे उसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। तो तब गाइडलाइंस इशू करी गई थी। क्या क्या गाइडलाइंस थी, तो एनी ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज इनडेफिनेटली इज इम्परमिसिबल। तो ये परमिसिबल नहीं है कि आप इनडेफिनेटली इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दो अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स। नाम में ही टेम्परेरी सस्पेंशन है और आप उसको इनडेफिनेटली अगर बंद कर रहे हो तो इट गोज अगेंस्ट द वेरी रूल्स इटसेल्फ। सस्पेंशन कैन बी यूटिलाइज फॉर टेम्परेरी ड्यूरेशन ओनली, इसको टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए ही सस्पेंशन को यूटिलाइज किया जा सकता है, परमानेंट नेचर का नहीं बंद कर सकते हो। Any order suspending the internet should be issued under the suspension rules. They must adhere to the principle of proportionality. Where else have you read principle of proportionality? ये आप मुझे comments में बताओ, है ना? Hint is the judgment was related to the right to privacy. क्या नाम था judgment का? ये मुझे comment section में बताओ. Next, any order suspending the internet under the suspension rules is subject to judicial review. कोई भी order है वो subject to judicial review होगा. This is what they have said. Now internet shutdown related provisions ये है, जैसे हमने देखा temporary suspension of telecom services rules. Second, 2017 rules में temporary shutdown की बात कही गई है in the region on the grounds of public emergency up to 15 days at once. अगर आप एक नोटिस जारी करें तो 15 दिन तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद फिर से आप उसको जारी करो, है ना? It cannot be done indefinitely. नार्को एनालिसिस टेस्ट, तो रिसेंटली जो रेस्लर्स थे हुआ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट वन ऑफ द एमपीज फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट चार्जेस, उन लोगों ने कहा था कि हम लोग नार्को टेस्ट को अंडरगो करने के लिए वी आर रेडी, हमारा नार्को टेस्ट कर लो, हम लोग ने कोई झूठ नहीं बोला। तो क्या होता है नार्को टेस्ट, तो इसमें एक सोडियम पेंथोथैल करके कोई केमिकल है, इसको ट्रूथ सीरम बोलते हैं, वो एक पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, इट इज इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन एंड उसके बाद क्या होता है वो पर्सन की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो कम हो जाती है, तो वो सच बोलने लगता है। तो दिस इज बेसिकली द होल आइडिया बिहाइंड इट। अगेन इट इज डन अंडर द साइकोलॉजिस्ट। अब थोड़ा सा एक चीज जो देखने वाली है कि नार्को एनालिसिस टेस्ट और कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं, तो एक और टेस्ट होता है पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो भी पॉलीग्राफ जो आपके फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स है, फिजियोलॉजिकल मतलब जो आपकी बॉडी पे मेजर हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया या आपको पसीना आ रहा है या आपकी स्किन कंडक्टिविटी है, इन सब चीजों को स्टडी किया जाता है एंड फिर देखा जाता है वेदर यू आर लाइंग और नॉट। दैट इज कॉल्ड द पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट में एज आई टोल्ड यू सोडियम पेंटोथैल करके जो ड्रग है उसको आप में डाला जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है एंड देन एक हिप्नोटिक स्टेट में जब आप आ जाते हो तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सेल्वी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उस केस में क्या कहा गया था, तो उसमें कहा गया था कि नार्को एनालिसिस, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट
कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन एनी पर्सन विदाउट देयर कॉन्सेंट। तो अगर कॉन्सेंट नहीं दिया किसी प्रिजनर ने या फिर किसी सम पर्सन, कोई भी पर्सन ने, तो आप उन पे नार्को एनालिसिस नहीं कर सकते हो, पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। बाकी जजमेंट वाज गिवन citing a few fundamental rights. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जहां पे राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो, ये यहां पे कहा जाता है। दे कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ पर्सनल लिबर्टी, तो उसके अंदर क्या कहा गया है, राइट अगेंस्ट क्रूअल, इनह्यूमन या डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो है वो भी इसके अंदर आ जाता है ना, कि ये सब चीजें नहीं किया जा सकता किसी के खिलाफ। Those who volunteer must have access to a lawyer and have the physical, emotional and legal implications of the test explained to them by the police and the lawyer. Narco-analysis report is not admissible as primary evidence in the court. जो भी narco analysis होगा उसकी रिपोर्ट को admissible नहीं माना जाएगा as primary evidence in the court. However, any information or material that is subsequently discovered with the help of voluntarily administered test results, उसको हम मान सकते हैं in the test. तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। नाउ सेल्वी एंड सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अनदर्स वाले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, दे सेड दैट नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। रिजल्ट्स जो है टेस्ट के दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कन्फेशंस, बट अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी डिस्कवर होती है बाद में, है ना, कोई भी वॉलंटरीली टेकन टेस्ट है या ऐसे कुछ है, तो उसको हम मानेंगे कि एविडेंस है। पहला वाला जो है उसको तो नहीं मानेंगे, अगर कन्फेशन के फॉर्म में आप लेके आना चाह रहे हो तो नहीं माना जाएगा। बट अगर ये डिस्कवर होता है कि अच्छा इन लोगों ने वॉलंटरीली ही ये टेस्ट ली थी, तब इसको एविडेंस के फॉर्म में हम ले सकते हैं। डीके बसु केस था वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इनवॉलंटरी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रिजनर है या जो पर्सन है उसके विल के अगेंस्ट जाके अगर आपने पॉलीग्राफ या नार्कोटिक्स टेस्ट किया है तो इसको क्रूअल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 21। तो हमने यहां पे ऊपर देखा ही था, है ना, आर्टिकल 21 के अंदर ये आ जाता है, तो इसको माना जाएगा। डीके बसु केस में कहा गया था कि ये इनह्यूमन क्रूअल ट्रीटमेंट माना जाएगा। तो दिस इज इट फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। If you want to follow us for more such content, you can follow us on Telegram, Instagram, YouTube and Twitter. Here are the links for it. If you like the video, please like, share and subscribe to our channel. Thank you.